तो इनका जन्म जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनका बॉर्न कब हुआ? 22 जुलाई 1822 में सिलिसियन करके एक विलेज था, वहां पर हुआ। वो सिलिसियन विलेज जो है बर्न में, जो वहाँ का एक सिटी होगा, जैसे यहाँ शहर होते हैं इसी तरह से एक सिटी होगी बर्न, जो कि ऑस्ट्रिया में थी उस समय पर, वहां पर मौजूद है ये विलेज हाइजेनडॉर्फ। ठीक है, वहां पर सिलिसियन में इनका जन्म हुआ। और जो कि अभी रिसेंटली वो जो है पोलैंड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि वो जो जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ वह पोलैंड के अंदर आती है। ठीक है, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आज हम जेनेटिक्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो है जेनेटिक्स की, जिसमें पढ़ेंगे हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, स्पेसिफिकली उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, उनके जो पाइसम सेटाइवम उन्होंने सेलेक्ट किया था वो क्यों किया, उनके सक्सेस के क्या कारण थे, उन्होंने इतने अच्छे से जो जेनेटिक्स का जो जीन था, यानी कि जो जेनेटिक फैक्टर जिसको वो बोल रहे थे, जिससे एक करेक्टर दूसरे जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जा रहे हैं, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट उनके इतने ज्यादा सक्सेसफुल रहे और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब भी मिला, तो उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स तो है ही है वो, और उन्होंने ऑस्ट्रिया में जो जन्म हुआ उनका, ये ऑस्ट्रिया आज की डेट में पोलैंड हो गया, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनका बॉर्न कब हुआ? 22 जुलाई 1822 में सिलिसियन करके एक विलेज था, वहां पर हुआ। वो सिलिसियन विलेज जो है बर्न में, जो वहाँ का एक सिटी होगा, जैसे यहाँ शहर होते हैं इसी तरह से एक सिटी होगी बर्न, जो कि ऑस्ट्रिया में थी उस समय पर, वहां पर मौजूद है ये विलेज हाइजेनडॉर्फ। ठीक है, वहां पर सिलिसियन में इनका जन्म हुआ। और जो कि अभी रिसेंटली वो जो है पोलैंड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि वो जो जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ वह पोलैंड के अंदर आती है। ठीक है, जन्म होने के बाद जब शुरुआती टाइम में ये क्या बने, 1847 में प्रीस्ट बने, मॉन्क बने, है ना। प्रीस्ट मतलब वो जो फादर होते हैं, फादर जो होते हैं वही फादर बने। ठीक है, और टीचर बने 1849 में, यानी कि इन्होंने प्रीस्ट तो बने 47 में, लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन किया शुरुआत में एज ए प्रीस्ट, बाद में बने, ज्वाइन किया, फिर उसके बाद में प्रीस्ट बने। प्रीस्ट बनने के बाद फिर टीचिंग भी इन्होंने शुरू की, वहां पर पढ़ाना शुरू किया। और ग्रेगर जॉन मेंडल वाज सेंट द स्टडी, फिर उन्होंने जो स्टडी की थी, अपनी जो पूरी स्टडी 7 साल जो अपने पाइसम सेटाइवम पर जो स्टडी की, जेनेटिक्स को लेकर जो स्टडी की, तब वो जेनेटिक्स वर्ड से थोड़ा सा कम थे, जेनेटिक्स तो वर्ड बाद में कॉइन हुआ। उन्होंने देखा कि कई सारे जो प्लांट्स थे, उनकी जो गार्डन था वहां पर मॉनेस्ट्री में, जो गार्डन था उस गार्डन में जो प्लांट्स थे, उन प्लांट के कई सारे प्लांट जो है येलो फ्लावर के थे, कई सारे जो है व्हाइट फ्लावर के थे, कोई ग्रीन प्लांट था, कोई येलो कलर का पॉड आ रहा है, कहीं पर ग्रीन कलर का पॉड आ रहा है, तो अलग अलग तरीके के वो पॉड आ रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि मटर का दाना कोई येलो है, कोई ग्रीन है, कोई रिंकल है, कोई राउंड है, तो ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, तो मन में एक सवाल हुआ, और सवाल को लेकर उन्होंने जब अपनी स्टडी शुरू की, तो वो सारी स्टडी उन्होंने करीब करीब 7 से 10 साल उन्होंने उस पर स्टडी करी। ऑन डॉक्यूमेंट 7 साल बताते हैं कि 7 साल उन्होंने स्टडी करी। 51 से 53 में उन्होंने वहां पर, जब वो फिजिक्स, बॉटनी और फिजिक्स में उन्होंने अपनी स्टडी भेजी, 51-53 में उन्होंने अपनी जो स्टडी की, पूरे जो 7 साल 8 साल लगाए उन्होंने, उस स्टडी को उन्होंने भेजा, कहाँ पर भेजा, बॉटनी एंड फिजिक्स को भेजा। ठीक है ना, ग्रेगर जॉन यूनिवर्सिटी ऑफ वियना को भेजा। फिर जो है जो ब्रीडिंग के जो एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने 56 से 63 तक, यानी कि 7 साल उसको रिकॉर्ड को कलेक्ट किया, उसकी पूरी ट्री पेडिग्री सब कुछ उन्होंने कलेक्ट करके रखा, और उसकी जो पूरा एक समराइज जो उनका एक्सपेरिमेंट था पब्लिश किया। एक्सपेरिमेंट को रिसर्च पेपर जो था उन्होंने पब्लिश करवाया, कि 1865 में उन्होंने पब्लिश कराया, जो कि 1866 में प्रोसीडिंग ऑफ द बर्न नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये वहां का एक तरह से साइंस का अखबार था। जैसे हमारे यहाँ अखबार निकलते हैं, न्यूयॉर्क टाइम निकलता है, दैनिक जागरण निकलता है, इस तरीके का वहां का भी एक जो अखबार था, जो कि साइंस के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करवाता, मतलब उनके लिए खबरें छापता था। ठीक है, स्पेसिफिकली नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी बर्न में उन्होंने अपना रिसर्च जो थी, उनकी पूरी जो स्टडी थी वो पब्लिश करवाई। और पब्लिश कराने के बाद जो कि उनका जो टॉपिक था वो किसके अंडर आ रहा था, क्योंकि हर एक जो रिसर्च होती है ना, किसी न किसी के अंडर होती है, तो किस कैटेगरी में रखा जाए, तो वो जो कैटेगरी डिसाइड हुई थी उस समय पर, वो थी एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उनकी थी। लेकिन जो मेंडल थे, अपनी पूरी होल लाइफ उनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनकी जो मौत हुई 1884 में, मर गए वो
किडनी की प्रॉब्लम से वजह से, किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन जब तक वो जिंदा थे उन्होंने काम तो बहुत बेहतरीन किया, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बने बाद में। लेकिन उस समय जब वो जिंदा थे तब उनके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब ऐसा उस समय की गुमनामी में ही मर गए। उनको लगा कि उनको कोई जानेगा ही नहीं, लेकिन बाद में उनको बहुत लोगों ने जाना भी, और सब सारी चीजें आज तक हम सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वाई सिलेक्शन ऑफ द पाइसम सटाइवम? सबसे पहला सवाल जो बनता है मन में कि अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये जानने की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने पाइसम सटाइवम क्यों लिया। क्योंकि गार्डन में सिर्फ मटर के पौधे तो होंगे नहीं, उनके मोनेस्ट्री की जो गार्डन था उसमें सिर्फ मटर के पौधे होंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है। वहां पर गुलाब के भी फूल हो सकते हैं, किसी अदर प्लांट के भी फूल होंगे, या और जो खाने पीने की अगर चीजें उगाई जा रही होंगी तो बैगन, आलू और भी कई सारे तरह के अलग अलग पौधे और प्लांट्स मौजूद होंगे, और फ्रूट्स के भी हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने पाइसम सटाइवम को क्यों चुना, उसका क्या कारण है, आइए उनको देखते। तो जॉन ने जो है क्रॉस हैड द ऑलरेडी वर्क द गार्डन एंड एडिबल पी। उन्होंने क्या किया था, जो जॉन थे मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने एडिबल पी पर क्या किया था, ऑलरेडी वर्क किया हुआ था। यानी कि उनको मतलब कि जैसे किसी किसी को घर में अपने पेड़ पौधे उगाने का जो है शौक रहता है, तो वैसा जो गार्डनिंग वाला जो काम होता है, खेती बाड़ी वाला, वो काम उनका पहले से किया हुआ था। यानी कि ये बची कि उन्होंने अपने पहले के टाइम में जब वो अपने गांव में थे, जब तक वो टीचर नहीं बने थे, प्रीस्ट नहीं बने थे, उससे पहले जब वो खेती करते थे तो अपने गाँव में उन्होंने वो मटर के पौधे को कई बार उगाया था। तो ये चीज तो उनको पता था कि किस तरीके से इनको बोया जाता है, कैसे खेती की जाती है, कैसे सारी कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, तो वो सारी चीजें उन्हें जानकारी थी। प्योर वेराइटी ऑफ पी वेयर इजिली अवेलेबल इन गार्डन। तो उनके गार्डन में जो प्योर ब्रीड थी वो उनको अवेलेबल हो गई, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब चमत्कारी चीज मतलब हुई कि लक भी कह सकते हैं, चमत्कार भी कह सकते हैं, लक भी कह सकते हैं कि लकीली उनको प्योर ब्रीड मिल गई, जिससे उनका एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेवल पर गया और अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाए। लाइफ साइकिल जो थी इस प्लांट की वो काफी कम थी, यानी कि जो रिजल्ट हमको कई सालों में मिलना था, जैसे आम का पेड़ 8-9 सालों में अगर आम देता है तो इतना लंबा टाइम लगता है अगर उसका रिजल्ट देखने में कि जो हमने पेड़ बोया उसका आम जो आएगा वो किस तरीके का आम आए, ये जानने के लिए हमें 8 से 9 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे या कई साल लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट का जो रिजल्ट था वो महीनों में ही आ जाता था, 15 दिन, महीने भर, उसके भीतर ही भीतर उसमें रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता था कि जो हमने क्रॉस कराया है दो प्लांट्स के बीच में उसमें किस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड फ्लावरिंग नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड। जो फ्लावर थे वो कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे, और बाइसेक्सुअल फ्लावर की खासियत ये होती है कि उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम उसी में ही होता है, एक ही फ्लावर में होता है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि मेल स्टिग्मा, फीमेल स्टिग्मा और मेल पोलन एक ही फ्लावर में रहते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग आर द नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड। तो उनके जो फ्लावर थे पाइसम सटाइवम जो उन्होंने लिया उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था, क्रॉस पॉलिनेशन होता नहीं था। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाए, है ना, यानी कि उनका एंथ्रम दूसरे के गाइनीशियम में, यानी कि दूसरे प्लांट की फीमेल गाइनीशियम में उसका जो पॉलन है वो जाए, चाहे वो कीड़े के थ्रू जाए, किसी बटरफ्लाई या किसी बी के थ्रू जाए, है ना, या किसी ह्यूमन टच की वजह से जाए, या वो हवा की वजह से जाए, या वो पानी की वजह से जाए, किसी भी तरीके से जाए, लेकिन वो दूसरे प्लांट पर जाए और दूसरे प्लांट को जाकर क्या करे, क्रॉस करे। ठीक है, वहां पर जाकर फर्टिलाइजेशन हो। ऐसा नहीं था, उसमें क्या था कि सेम प्लांट रहता है, उसी का ही एंड्रोसियम और उसी का ही गाइनीशियम दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और एक नई जनरेशन के लिए बीज तैयार करते थे। तो ये चीज सेम प्लांट पर ही होती थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते थे। तो ये चीजें थी। अगर इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराना होता तो वो कैसा था, मैनुअली था। तो मैनुअली कराना भी आसान था, फ्लावर का जो क्रॉस पॉलिनेशन कराना भी बड़ा आसान था, इजीली करा सकते थे। और ऐसा नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हमने मैनुअली कराया तो इनका जो है खुद से भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, हवा से नहीं हो सकता था। जब तक हम मैनुअली नहीं करा रहे, मैनुअली करा दिया ठीक है, लेकिन सेल्फ ही करेंगे बाद में सेल्फ पॉलिनेशन होने लगेगा। यानी कि हमने ये दो प्लांट लिए, एक वहां से लिया, एक इधर से लिया, और उनका एक का एंड्रोसियम लिया, एक का गाइनोसियम यूज किया और हमने उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो उससे जो बीज बनेगा उसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो जनरेशन रहेगी उसमें जो क्रॉस कराना होगा वो सेल्फ होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा,
सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ये उसमें फीचर मिला। ऐसा नहीं कि वो उसमें पॉलिनेशन ही ना हो या उसमें क्रॉस ही ना हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी पी प्लांट में जो 7 करेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जो उन्होंने 7 लिए थे, ठीक है, उसको वो आसानी से क्या कर सकते थे, वो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, क्योंकि उनसे जो बनने वाली जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जो उनके थे काफी ज्यादा इजी थे, ये समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन में बड़े इजी थे, है ना। और वो एक्सप्लेन हो रहे थे जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि वो शो भी कर रहे थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दिखाना आसान था उनमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजंस थे, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से कि रीजन ऑफ द सक्सेस। और इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक यहाँ बताया कि वाई सिलेक्शन ऑफ पाइसम सटाइवम, ये मेडिकल प्रोस्पेक्ट से नीट में अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से वो कारण थे कि जिसकी वजह से उन्होंने पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट किया। तो उसमें 1 से 3 ऑप्शन दे देते हैं, यानी कि 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेटमेंट दिए। 3 स्टेटमेंट पर वो कहते हैं कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 स्टेटमेंट सही है, 1 भी स्टेटमेंट सही नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। सेम ऐसे ही कि रीजन ऑफ द सक्सेस, तो सेम ऐसे ही इनसे भी बनता है क्वेश्चन कि कौन कौन से कारण है। 4-5 स्टेटमेंट दे दिए कि ये कारण हो सकते हैं उनके सक्सेस के, कि उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो सक्सेसफुल रहे उनके सक्सेस होने के। तो उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, उसको जानने के लिए आपको उनके वो स्टेटमेंट समझ में आने चाहिए, कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से वो सक्सेस हुए। तो मेंडल ब्रीडिंग मटेरियल हैड प्योर लाइन या प्योर ब्रीड, ठीक है। सबसे पहला जो मेन कारण था उनके सक्सेस का, वो था प्योर ब्रीड उनके पास, यानी कि अगर वो डॉर्फ ले रहे हैं तो प्योरली उनको डॉर्फ मिल रहा है, अगर वो टॉल ले रहे हैं तो प्योरली उनको टॉल मिल रहा है, अगर वो ग्रीन ले रहे हैं तो प्योरली उनको ग्रीन मिल रहा है, अगर व्हाइट ले रहे हैं तो व्हाइट फ्लावर मिल रहा है, अगर पर्पल ले रहे हैं तो पर्पल। ऐसा नहीं हो रहा कि व्हाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर को जब उन्होंने क्रॉस कराया तो रेड नहीं बना, प्योर ही रहा, मिक्स नहीं हुआ। जो कि बाद में, जो अभी मैं आगे जब एक्सप्लेन करूंगा तो देखेंगे कि जो प्योर ब्रीड होने के कितने फायदे होते हैं। और प्योर ब्रीड अगर नहीं मिल रही है, अगर उनके पास सारी की सारी जो ब्रीड थी वो अगर हाइब्रिडाइज ब्रीड होती तो वो प्योर, उनको पता ही नहीं चल पाता कि किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन प्योर ब्रीड मिली, ये बाय लकीली उनको प्योर ब्रीड मिली, वो भी उनके गार्डन में। ही चूज ओनली दोज करेक्टर विच शो कंसिस्ट रिजल्ट, यानी कि जो कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे रहे थे। यानी कि अगर हमने किया कि टॉल का और डॉर्फ को लेकर, एक करेक्टर को लेकर अगर हम उनमें क्रॉस करा रहे हैं तो उस क्रॉस में वो प्योरली देते थे, या तो टॉल होते थे या फिर डॉर्फ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक आधा डॉर्फ हो रहा है आधा टॉल हो रहा है, यानी कि एक बिल्कुल ही डॉर्फ रहा, एक बिल्कुल टॉल रहा और कुछ बीच में बने, ऐसा नहीं होता था। या तो पूरे के पूरे टॉल बनेंगे या पूरे के पूरे डॉर्फ बनेंगे। ये जो डिफरेंस था ये काफी अच्छा था, को डोमिनेंसी नहीं थी, प्योरली डोमिनेंस हो रहे थे, इसको इस तरीके से भी कह सकते। ही वर्कड इन द 1 to 3 ट्रेट एट द वन टाइम, यानी कि वो 1 से 3 ट्रेट को लेकर एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे इजीली, इसी वजह से, और वो उनको एक्सपेरिमेंटल सक्सेस भी मिल रही थी। ही केप्ट पेडिग्री रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस एंड सबसीक्वेंट जनरेशन, यानी कि जो भी क्रॉस हो रहे थे उनका रिकॉर्ड रख पाना, उन्होंने रिकॉर्ड भी रखा, उनकी सारी जनरेशन का रिकॉर्ड रखा। जब भी पहला जो क्रॉस कराए से लेकर जो लास्ट तक उनके जितने भी प्लांट्स बन रहे थे, उनके जितने भी क्रॉस हो रहे थे, उन सबकी स्टडी को उन्होंने ट्री को प्रॉपर मैनेज करके रखा कि कौन किसके बाद क्रॉस हुआ, कौन किसके साथ क्या करेक्टर थे और किस करेक्टर के साथ कौन से एक्सपेरिमेंट हुए। काफी डिटेलिंग था, काफी मैथमेटिकली प्रूव, मतलब मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल उनका जो उनकी रिसर्च था उसमें काफी मैथमेटिकल टर्म्स भी थी, मैथमेटिकल तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन था, तो इतना आसानी से समझ में भी नहीं आता था एक नॉर्मल आदमी की। तो ही वाज लकी द चूजिंग द करेक्टर्स व्हिच इज सो द कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये वही चीज है कि अगर कोई टॉल है तो वो टॉल दिख रहा है, यानी कि डॉर्फ और टॉल के बीच में अगर क्रॉस करा रहा है तो कोई बीच का पौधा नहीं प्लांट हो रहा। जैसे व्हाइट और अगर रेड कलर का अगर क्रॉस कराए तो ऐसा नहीं है कि कोई पिंक कलर का फ्लावर बनेगा, या तो रेड ही रहेगा या फिर व्हाइट ही रहेगा, बीच का नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट असॉर्ट हो रहा था, असॉर्टमेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था, ये उनके लिए काफी लकीली चीज थी उस समय। अगर ऐसा होता कि व्हाइट फ्लावर को रेड, जो पर्पल उनका फ्लावर था उसके साथ क्रॉस कराते, कोई और तीसरा कलर निकल आता तो उनको दिक्कत हो जाती है एक्सप्लेनेशन, और वहां पर उनका एक्सपेरिमेंट काफी मुश्किल हो जाती है उनको सक्सेस मिलने में। तो उनके जो करेक्टर्स थे, एक और चीज थी कि जो करेक्टर्स थे ना उनके, जितने उन्होंने 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए, वो करेक्टर्स सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स पे ही प्रेजेंट थे। जैसे कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब 46 क्रोमोसोम में जो करेक्टर्स की बात करें तो सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक
लॉट ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। और वो लॉट ऑफ करेक्टर्स, जैसे कि अगर आइज की कलर की बात करें तो आइज का कलर सिर्फ एक किसी क्रोमोसोम पर नहीं मिलता, वो कई सारे क्रोमोसोम्स पर अलग अलग जगह पर मिलेगा। लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम पर मिलेगा तो उसको स्टडी करना और उसका इनहेरिटेंस को पूरा एक्सप्लेन कर पाना और उसको ट्रैक कर पाना बड़ा इजी हो। लेकिन अगर वही कई सारे क्रोमोसोम पर अगर सेम ट्रेट अगर मिलती है या उसके कोई करेक्टर जो मेन करेक्टर है उसके कई सारे जीन्स अलग अलग उस पर क्रोमोसोम पर मिलते हैं, तो उनको एक्सप्लेन कर पाना या उन पर एक्सपेरिमेंट को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई एक जीन किसी और क्रोमोसोम पर है, दूसरा ट्रेट किसी और क्रोमोसोम पर है, और उनके आपस में कैसा इंटरेक्शन हुआ और उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, तो ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर सेम क्रोमोसोम पर अगर सेम ट्रेट रहती है, मतलब कोई एक ट्रेट जिसका कोई करेक्टर है, वो सेम ट्रेट अगर किसी एक ही क्रोमोसोम पर रहते तो बड़ा आसान होता है उस चीज को आगे इनहेरिटेंस करना और उसको एक्सप्लेन कर पाना। ही लेफ्ट आउट सम केसेस विच इज द could not provide explanation, जो जैसे कि फ्लावर और सीड के कोट के जो कलर थे उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। यानी कि वही 7 कैरेक्टर्स लिए उन्होंने जिनको वो आसानी से एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें इंक्लूड की। द मेंडल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व 4 स्टेप्स में, यानी कि 4 स्टेप्स में उनका मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें था उनका सिलेक्शन, जो कि सिलेक्शन क्या था, पाइसम सैटाइवम। उन्होंने सेलेक्ट किया पाइसम सैटाइवम को, फिर उन्होंने सेलेक्ट किया कि मुझे कौन से 7 कैरेक्टर लेने हैं, तो उनका सिलेक्शन किया। देन उनके बाद उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन भी कराया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि एक प्योर लाइन और एक प्योर, 2 प्योर लाइन वाले कैरेक्टर्स यानी कि ब्रीड को आपस में क्रॉस कराकर जो नई जनरेशन मिलेगी, फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोजेनी होगी उसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है ना। तो वो हाइब्रिडाइजेशन करवाया, सेल्फिंग इजीली थी, ठीक है, और कैलकुलेशन करना, और उनका जो छोटी साइकिल होने की वजह से उनको रख रखाव भी आसान था, ज्यादा बड़ी जगह की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन द प्योर ब्रीडिंग प्लांट, ठीक है, पाइसम सैटाइवम। He selected for 14 contrasting trait has 7 characters, जो कि 14 ट्रेट्स थी और उनको 7 करेक्टर्स जो है गवर्न कर रहे थे उनके एक्सपेरिमेंट में। ही डोंट नो 7 करेक्टर्स आर लोकेटेड इन 4 क्रोमोसोम। उनको उस समय पर नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो 4 क्रोमोसोम पर ही उनके 7 करेक्टर्स मौजूद थे। मेंडल यूज द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को हाइब्रिडाइजेशन के तरीके से एक्सप्लेन किया या उसको स्टडी की, ठीक है। उनकी जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से थे। पहला था सीड में 2 चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया। पहला कि उसका फॉर्म, कि उसका जो ग्रे है और वो कैसा राउंड कलर का होना चाहिए, यानी कि उसके कलर से कोई मतलब नहीं है, ग्रे कलर का होगा या येलो कलर का होगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये राउंड होगा एकदम, या तो गोल होगा या फिर वो रिंकल्ड होगा। ये उनका पहला करेक्टर था। दूसरा था कॉटिलिडोन, यानी कि जो उसके अंदर जो दाने थे या जो बीज थे वो या तो येलो कलर के होंगे अंदर से या फिर वो ग्रीन कलर के होंगे, ये दूसरा था। तीसरा क्या था, फ्लावर का कलर या तो व्हाइट होगा या फिर वायलेट कलर होगा। चौथा था जो पॉड मतलब जो फली होती है, फली, उस फली का जो फॉर्म है या तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी, सिकुड़ी होगी, या फिर वो कंप्लीट एकदम फ्रेश, एकदम मोटी ताजी ऐसी होगी, फुली सी, तो वो फुल होगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी, ठीक है। तीसरा कलर, या तो उसका फली का कलर कैसा होगा, येलो होगा, या फिर वो फली का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। कौन सा करेक्टर जिसमें डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद उनको क्लियर हुआ, तो तब उस हिसाब से अरेंज किया हुआ है। यहाँ जो ऊपर वाले जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं वो डोमिनेंट वाले हैं, जो नीचे वाले लिखे हुए हैं वो रिसेसिव वाले हैं, ठीक है। रिसेसिव और डोमिनेंस की कहानी किस तरीके से निकल के आती है मैं वो आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो करेक्टर्स लिए उन्हें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जिनके 14 क्या थी, ट्रेट्स थी, यानी कि इसका ट्रेट अलग होगा, इसका ट्रेट अलग होगा। ट्रेट जीन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस समय पर वो जीन नहीं जानते थे, सिर्फ एक जेनेटिक फैक्टर की तरह से यूज कर रहे थे वो, एक फैक्टर है जो कि जेनेटिकली इनहेरिटेंस हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। स्टेम जो थी वो कैसी थी, या तो स्टेम पर जो फ्लावर हैं वो एक्सियल होंगे, यानी कि ऊपर की तरफ होंगे, या फिर वो टर्मिनल्स पर होंगे, एकदम टॉप पर होंगे, या फिर साइड में होंगे। जैसे कि मान लो अगर फ्लावर यहाँ पर है तो वो क्या होगा, टर्मिनल पर होगा, और अगर वो साइड में है तो वो कैसे होंगे, एक्सियल पर होंगे, ठीक है। तो एक्सियल पर थे या फिर टर्मिनल्स पर थे, एकदम टिप पर थे। दूसरा साइज, लॉन्ग थे, यानी कि हाइट जो होती है उनके टॉल वाले थे या शॉर्ट वाले थे, ठीक है। तो जो लंबे थे या फिर एकदम छोटे थे, ऐसा नहीं है। देखो जो छोटे वाले थे वो 5 फीट से लेकर 1 फीट तक के, और फिर 6 से 7 फीट। अब कोई अगर 6 से की बजाय 3 फीट का या 2 फीट का होता
तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देने में बड़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन इनके कॉन्ट्रास्टिंग थे, ऐसे इतने कॉन्ट्रास्टिंग थे कि वो जो कंप्लीटली असॉर्ट कर रहे थे, इंडिपेंडेंट थे। यानी कि या तो वो कंप्लीटली डॉफ आ रहा है या कंप्लीटली लॉन्ग आ रहा है, या तो वो व्हाइट आएगा या फिर वो वॉयलेट आएगा, या तो येलो आएगा या फिर ग्रीन आएगा। ऐसा नहीं येलो ग्रीन मिलाकर कुछ बीच का आ जाए, ऐसा नहीं। एक्चुअल में कैसा दिखाई देता था सीड का शेप, वो रिंकल और राउंड कुछ इस तरीके से दिखते थे। जो एक्चुअल पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर देखिए, ठीक है। जो येलो थी वो किस तरीके से दिखाई देती थी, ग्रीन कलर का जो कॉटिलेडोनस का जो कलर था वो किस तरीके से दिख रहा था, ठीक है। इसके ऊपर का जो कवरिंग है इसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया उन्होंने, वो छोड़ दिया था, ठीक है। और फ्लावर का जो कलर है, ठीक है, वायलेट और व्हाइट, ठीक है। ये डॉर्फ वाला प्लांट है। यहाँ पर जो पॉड का जो कलर था ग्रीन और येलो, ठीक है, ये येलो कलर का है। और जो कॉन्स्ट्रिक्ट था सिकुड़ा हुआ था या फिर वो पूरा इन्फ्लेटेड था, और यहाँ पर टर्मिनल पे था या एक्सियल पे था, ठीक है, इस तरीके से। ये एक्चुअल डाटा है उनकी जो F2 जनरेशन में, जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए तो उनके F2 जनरेशन में जो एक्चुअल डाटा उनका जो निकल कर आया था, ये उसके बारे में है। ये आपके मतलब का नहीं है, ये ज्यादातर नीट में नहीं आता, ये MSc लेवल की चीज थी, ठीक है, इसको छोड़ देता है। तो मेंडल्स लॉ इन इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो उन्होंने मेंडल ने क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया और डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। क्या होता है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि एक किसी करैक्टर के साथ क्रॉस कराना या किसी दो करैक्टर के साथ क्रॉस कराना। अगर किसी एक सिंगल करैक्टर को लेकर, जो कि कॉन्ट्रास्टिंग उनके 7 करैक्टर थे, किसी एक करैक्टर को लेकर अगर वो क्रॉस करा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और अगर दो करैक्टर के साथ अगर क्रॉस कराया जा रहा है तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उसके बेस पर जो इनहेरिटेंस हो रहा है, उसके बेस पर जो इनहेरिटेंस है बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ, तो उसके बेस पर जो मेंडल्स ने लॉ निकाले वो क्या कहते हैं। तो पहला उनका जो लॉ था या उनका जो पोस्टुलेट था या उनकी जो स्टेटमेंट था, जो पहला उनका एक्सप्लेनेशन था वो क्या था कि फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि कोई एक ऐसी चीज है जिसको बाद में मैंने इससे पहली वाली जो हिस्ट्री वाली जो वीडियो है, जिसमें इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स का वहां पर बाद में जीन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। और अब जो हम जानते हैं इस फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स को एज ए जीन जानते हैं, ठीक है, कि लेटर ऑफ जीन, यानी कि अब हम उसको क्या जानते हैं, जीन। लेकिन उस समय पर उसको जीन नहीं जानते थे, क्योंकि जेनेटिक्स वर्ड भी बाद में कॉइन हुआ था, ठीक है। तो वो एक फैक्टर यूज करते थे कि एक इनहेरिटेंट फैक्टर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जा रहा है, वो एक फैक्टर है, ठीक है। उसको फैक्टर वर्ड यूज कर रहे थे। क्या था वो फैक्टर उनको भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो ये जानते थे कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है जो इस करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जा रहा है। लेकिन वो क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक वर्ड दिया था, कॉइन किया था, जो कि फैक्टर यूज कर रहे थे। लेकिन बाद में उसको एक्सप्लेन, अब जो हम जानते हैं वो जीन की तरह से जानते हैं, यानी कि जो जीन होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करती है, ठीक है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि दो रिप्रेजेंट द जेनेटिकली द इंडिविजुअल टू फैक्टर्स, यानी कि टू फैक्टर मतलब दो जीन मतलब दो ट्रेट, ठीक है, दो जीन आर प्रेजेंट सेम लोकस मतलब एक ही क्रोमोसोम पर, सेम लोकेशन पर। होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, वो 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर का मतलब है कि जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो उनके 23 और क्रोमोसोम्स होंगे जो कि एकदम होमोलोगस होंगे, सेम टू सेम होंगे, इसलिए उनको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि एक दिखने में एक जैसे हो। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम्स है, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम रहे, ठीक है। अगर ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो ये कैसे हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर ये एक इस तरीके से हो और दूसरा जो है इस तरीके से हो तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, इनको बोलते हैं हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये डिफरेंस रहता है। तो उनका होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसकी सेम लोकेशन पर क्या मिल रहा है उनका, वो फैक्टर, यानी कि यूनिट फैक्टर्स मिल रही हैं, 2 यूनिट फैक्टर मिल रहा है सेम उस पर, यानी कि 2 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर मान लो ये 5 है, ठीक है, लेकिन ये क्रोमोसोम नंबर
5 का, ये 5 डैश इसको बोल देते हैं और इसको 5 बोल दे रहे हैं। तो इनमें जो दो अलग अलग क्रोमोसोम है जो कि कैसे हैं, होमोलोगस हैं, इनके सेम लोकेशन पर हमें वो करेक्टर मिलेगा जो कि जैसे टॉल के लिए मान लो ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो इस टॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो इसको टी बोल दे रहे हैं, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी बोल दिया। तो इसी तरीके से दूसरे क्रोमोसोम पर भी सेम लोकेशन पर किसके लिए होगा, हाइट करेक्टर के लिए। जो हाइट करेक्टर है, ठीक है ना, हाइट करेक्टर के लिए जो ट्रेट है टॉल, टॉल ट्रेट है, और वहीं दूसरे वाले क्रोमोसोम पर कैसे होगा, शॉर्ट, ठीक है, तो उसको स्मॉल टी से, लेकिन सेम लोकेशन पे होगा। लोकेशन कैसी होगी, सेम होगी, क्रोमोसोम नंबर भी सेम होगा, लेकिन उसमें जो ट्रेट है वो अलग अलग होगी, ठीक है, जीन जो है थोड़े से अलग अलग होंगे लेकिन सेम लोकेशन में होंगे, ठीक है। और जो कि करेक्टर क्या है, हाइट करेक्टर है, और उसका टॉल और डार्क होना क्या है, उसका ट्रेट है। 2 यूनिट्स factors are given rise 3 type of combination, the first trait TT और TT, और ये T और T, ठीक है, यानी कि स्मॉल टी ट्रेट और कैपिटल टी ट्रेट, उससे एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है स्मॉल टी और कैपिटल टी जो कि हाइब्रिड होगी। ये कैसी होगी, प्योर डॉर्फ होगी, ये कैसी होगी, प्योर टॉल होगी, जो कि उनको मिला। दूसरा उनका एक्सप्लेनेशन था कि डोमिनेंसी और रिसेसिव, कि जब भी कभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या डाई हाइब्रिड क्रॉस हो या कोई भी हो, वो फैक्टर जो कि डोमिनेंट होगा, यानी कि कोई एक डोमिनेंट होगा, उनमें एक जो करेक्टर होगा, यानी कि एक ट्रेट कैसी होगी, दो ट्रेट है, जैसे एक है ट्रेट डबल टी और एक ट्रेट है स्मॉल टी, ठीक है। मान लो स्मॉल टी को हमने हाइट को लॉन्ग हाइट के लिए मान लिया, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, और इसको हमने शॉर्ट के लिए बोल दिया। हम किसी को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका मानना ये था कि मान लो जो करेक्टर अपना डोमिनेंसी शो करेगा, यानी कि जब इनका आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो कैसी आएगी, हाइब्रिड आएगी, यानी कि ये वाला जो करेक्टर है ना, इसमें एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी है, तो जिसका करेक्टर नहीं शो हो रहा, मान लो ये जो एक थे टॉल, सॉरी एक था ये था शॉर्ट, ये तो कैसा था शॉर्ट, और ये कैसा था लॉन्ग, ठीक है, यानी कि ये लॉन्ग वाला प्लांट था और ये शॉर्ट वाला प्लांट था, इनका क्रॉस कराया तो जो फर्स्ट जनरेशन थी F1 जनरेशन, उसमें टी स्मॉल टी और कैपिटल टी आया। तो यहाँ पर वो जो प्लांट आया वो कैसा था, हमने देखने में कैसा था, हमारा शॉर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट है प्लांट, उसमें ये जो शॉर्ट वाला प्लांट है वो कैसा था, डोमिनेंट, यानी कि जो लॉन्ग वाले प्लांट पर क्या हो गया, वो डोमिनेंट क्रिएट कर दिया। लॉन्ग वाले प्लांट के जो करेक्टर्स थे, यानी कि जो उसकी जो ट्रेट थी, उसको उसका जो एक्सप्रेशन था उसको शो नहीं होने दिया, किसने, शॉर्ट वाले ट्रेट ने। और जब शॉर्ट वाले ट्रेट ने उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया तो उसने उसके ऊपर क्या कर दी, डोमिनेंसी दिखा दी, और वो दूसरा रिसेसिव हो गया। ये चीज उन्होंने कही कि डोमिनेंसी और रिसेसिवनेस होती है, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा सेग्रीगेशन, जब इसका इस हाइब्रिड जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा, ठीक है, क्या कराया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा, और F2 जनरेशन में जब उसको F2 जनरेशन में ले जाएगा तो वो सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेट का मतलब है कि ये जो लॉन्ग था फिर हमें देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर उल्टा लिखा है पूरा, इसको आगे हम जब क्लीन करेंगे एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस व्हेन द क्रॉस मेड बिटवीन प्योर टॉल प्योर डॉर्फ, ठीक है, जो प्योर टॉल होगा प्योर डॉर्फ होगा, उसके बीच में जो F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर विल बी टॉल, यानी कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है सिर्फ एक करेक्टर लिया, वो है हाइट का करेक्टर, उसमें दो ट्रेट ली, एक ली प्योरली लॉन्ग और एक ली प्योरली शॉर्ट, ठीक है, और उसके F1 जनरेशन में हमें कैसा मिला, टॉल मिले, यानी कि जितने भी प्लांट्स हमें देखने को मिले वो कैसे मिले, सारे के सारे टॉल मिले। तो F1 जनरेशन प्लांट्स आर द सेल्फ पॉलिनेटेड, जब हमने उस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, देन F2 जनरेशन बोथ टॉल एंड डॉर्फ, यानी कि दोनों मिल गए। यानी कि इसको ऐसे यहाँ पर देखो कि हमने जब एक्सपेरिमेंट कराया तो एक्सपेरिमेंट में हमने एक टॉल लिया प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट लिया, ठीक है, उनका हमने क्या कराया, क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद जो हमें F1 जनरेशन, ये कैसी हमारी F1 जनरेशन, ठीक है, ये F1 जनरेशन जो मिली हमें कैसी मिली, टॉल मिली। और ये जो टॉल थी इसका किस तरीके से था, ये इनका जेनेटिक लेवल पर जीन जो ट्रेट था, ठीक है, उसमें एक स्मॉल टी था और एक उसमें कैपिटल टी, ठीक है, और ये जो स्मॉल टी कैपिटल टी वाला जो टॉल प्लांट हमको मिला, इसका जब हमने
फिर से क्रॉस कराया, किससे कराएंगे, इसी के ही प्लांट से, ठीक है। F1 जनरेशन का जब हमने फिर से क्रॉस कराया, यानी कि T इसका फिर से क्रॉस कराया, तो हमको ये सेकंड जनरेशन मिली, ये F2 जनरेशन है, ठीक है। ये जो है F2 जनरेशन मिली, जिसमें हमको क्या मिला, ये तो पूरी F1 जनरेशन के बारे में, लेकिन जब इनका हम क्रॉस कराएंगे कि ये F1 जनरेशन को दिखा रहा है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिड हमें क्रॉस मिल रहा है। लेकिन जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, तो अगर इसका हम चेकर बोर्ड बनाए, क्या बनाए इसका अगर चेकर बोर्ड बनाए तो कुछ इस तरीके से चेकर बोर्ड बनेगा। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी मैं यहाँ से जब इन दोनों हाइब्रिड का जब हम F2 जनरेशन क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो जब F2 जनरेशन क्रॉस कराएंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा, ये जो कैपिटल टी को 2 बार लिखा है या स्मॉल टी को भी 2 बार लिखा है, ऐसा क्यों किया? अभी हमने बात की थी कि ये एक जो प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या होगा, एक एंड्रोसियम होगा, एक गाइनीशियम होगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। उस मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो पूरा का पूरा प्लांट है, वो कैसा है, वो है तुम्हारा डबल, यानी कि जो है उसको बोलते हैं, तो सारे के सारे जो प्लांट हैं, पूरा का पूरा जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n होंगे, उसमें क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, 2n होंगे। जब उसमें गैमेटोजेनेसिस होगी तो उसके जो क्रोमोसोम्स हैं गैमेटोजेनेसिस में क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। गैमेटोजेनेसिस में क्या हो जाएगा, 2 गैमीट्स बनेंगे, जो कि कैसे हो जाएंगे, मोनोहाइब्रिड, ठीक है ना, मोनो हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ये 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें गैमेटोजेनेसिस हुआ है। आइए यहाँ पर देख, तो जो F2 जनरेशन था, जिसका सेल्फ पॉलिनेशन हमने कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद तो यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ से भी कैपिटल टी आएगा, ये एक प्लांट बनेगा। यहाँ से एक कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा, ये एक प्लांट बनेगा। यहाँ से एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आएगा, ये एक प्लांट बनेगा। यहाँ से एक स्मॉल टी और यहाँ से एक स्मॉल टी आएगा, ये प्लांट। अब ये कैसा हो गया, 2n हो गया। ये जो 2n हुआ है, ये भी 2n हुआ है, ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। अब ये कंप्लीट जो प्लांट बनेगा, मैच्योर होकर जब प्लांट बनेगा, तो ये कैसा दिखेगा, टॉल। ये कैसा दिखाई देगा, डार्क। क्यों डॉर्फ होगा, क्योंकि इसमें जो ट्रेट है, एक डॉर्फ ट्रेट आई है, दूसरी भी डॉर्फ ट्रेट आई है। यानी कि जब 2 प्लांट थे, मान लो इसका मेल गाइनीशियम और इसका फीमेल गाइनीशियम यूज किया हमने, फीमेल, ठीक है। तो जब इनके बीच में हमने क्रॉस कराया, तो ये जो सेकंड जनरेशन है, F2 जनरेशन हमको मिली, ठीक है। उस F2 जनरेशन में जब इनका हमने क्या कराया, जब इनका हमने गैमेटोजेनेसिस कराया, तो एक टी है, एक स्मॉल टी है। ये गैमेटोजेनेसिस जो कराया, गैमेटोजेनेसिस की वजह से, और इसका भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये भी अलग हुआ दोनों, एक कैपिटल टी और इस तरीके से, या तो इस तरीके से मिलता है प्लांट्स, ठीक है ना, इस तरीके से मिला हुआ मिलता है आपको बुक्स में, या फिर इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये भी कैसा होगा, टॉल। क्लियर हो रही है ये चीज, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ये F1 जनरेशन में हमें क्या मिल गई, हाइब्रिड जनरेशन बोलते हैं इसको। हाइब्रिड जनरेशन इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इसमें प्योरली डॉर्फ और प्योरली टॉल यूज हुआ है, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया इन हाइब्रिड वे वेयर द बोथ कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स आर प्रेजेंट। ये जो एलील्स वर्ड यूज हो रहा है, ये ट्रेट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। द ओनली 1 यूनिट फैक्टर या एलील्स इज अवेलेबल टू एक्सप्रेस। एलील वर्ड से और ट्रेट में छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एलील, ठीक है, और ट्रेट हमको ये बताता है कि किसी क्रोमोसोम पर मौजूद, ठीक है, मान लो ये कोई है फ्लावर के कलर के लिए ये ट्रेट है, यानी कि फ्लावर के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये कलर भी कौन सा, मान लो व्हाइट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये व्हाइट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो ट्रेट है, ठीक है, व्हाइट कलर के लिए ये जो ट्रेट है फ्लावर के कलर के लिए, ठीक है, ये जो ट्रेट है इसकी कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे C ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, यही जीन कहलाती है, ठीक है। यही क्या कहलाती है, यही जीन कहलाती है, यही ट्रेट है। इसी की एक कॉपी, इसी जीन की जो दूसरी कॉपी होगी, दूसरी कॉपी क्यों होगी, दूसरी कॉपी इसलिए होगी क्योंकि एक ये सिंगल क्रोमोसोम जो था, ये जो क्रोमोसोम है ये सिंगल नहीं है, इसी का एक होमोलोगस एक और क्रोमोसोम होगा। अब जब एक और होमोलोगस क्रोमोसोम होगा तो सेम लोकेशन पर जीन भी होगा, वो भी एक और ट्रेट होगा। अब वो ट्रेट, दूसरा जो ट्रेट है वो भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, कलर के लिए, वो भी व्हाइट कलर के लिए, या हो सकता है ब्लैक कलर
कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, लेकिन है तो सेम लोकेशन पर, दोनों सेम लोकेशन पर होने की वजह से, दोनों एक दूसरे के कॉपी होने की वजह से उसको क्या बोल देते हैं, एलील वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कॉपी होने की वजह से। यानी कि ट्रेट स्पेसिफिकली जीन को रिप्रेजेंट करता है और एलील वर्ड यूज हो रहा है, दैट मीन कि इसकी किसी की दो ट्रेट होंगी जो कि सेम होंगी या डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन लोकेशन या लोकस है वो कैसा होगा, सेम होगा, सेम लोकेशन होगा, ठीक है, ये चीज। तो दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि उनका कहना ये था, उनका तब ये मानना था कि अगर किन्हीं दो प्योर डॉल्फ के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो या तो हमें डॉल ही मिलेगा या फिर हमें डॉल्फ ही मिलेगा प्योरली, यानी कि कोई एक डोमिनेंट करेगा या फिर कोई एक रिसेसिव रहेगा, ऐसा हमेशा नहीं होता, इसलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को लेकर कि क्या यहाँ पर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल्स नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोडोमिनेंस और इनहेरिटेंस को, उसको कोडोमिनेंस को शो ही नहीं करता, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को वो एक्सप्लेन ही नहीं करता, ये भी चीजें होती हैं, अभी आगे बताएंगे किस तरीके से होती है। वहीं दूसरी तरफ F1 जनरेशन में उसमें इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर ब्रीडिंग रेड फ्लावर पी प्लांट एंड व्हाइट फ्लावर आर पी प्लांट, ठीक है, जब रेड और कैसा है, रेड और व्हाइट फ्लावर, ठीक है। अभी यहाँ पर कह रहा है कि ये रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में मान लो इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, एक रेड ले रहे हैं और एक ये कैसा ले रहे हैं, व्हाइट फ्लावर ले रहे हैं, इनके बीच में जो क्रॉस कराया तो या तो वो रेड होगा या फिर वो व्हाइट होगा प्योरली, यानी कि इनके केस में तो ऐसा हो रहा था कि या तो वो रेड होगा या फिर वो व्हाइट होगा प्योरली, लेकिन रियल वर्ल्ड में, ठीक है, उनका भी तो रियल वर्ल्ड ही एग्जांपल था, लेकिन बताया ना कि लकीली उनका जो था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर रहा था, यानी कि वो कंप्लीटली अपनी डोमिनेंसी को शो कर पा रहा था, ना तो वो कोडोमिनेंस था ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। अगर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ये पिंक कलर का प्लांट, पिंक कलर का फ्लावर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ पाइसम सेटाइवम। तो यहाँ पर हम पढ़ते उन्हीं के बारे में रहे ना, किसके बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। द F1 जनरेशन इज द रेड फ्लावर थ्रू इट्स द रिसीव्ड बोथ फैक्टर R and small r because red is dominant over white color. On selfing recessive trait reappear F2 generation, so that is the suppressed in F1 generation not lost, यानी कि जो कि पहली जनरेशन में F1 जनरेशन में अपना करेक्टर या अपना जो पावर था उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं वो खत्म हो गई, वो थी, जो कि F2 जनरेशन में शो हो गई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ये उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस के लेकर स्टेटमेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट जो था जो कि एक्सपेक्शन था, यानी कि एक्सेप्शन क्या थे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, वो जो एक्सपेरिमेंट जब औरों ने किया, जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जेनेटिक्स पर सिर्फ ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, अगर केवल ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही एक्सपेरिमेंट करके अगर काम खत्म हो गया होता तो आज उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोला गया, क्योंकि बाद में हुगो डिब्रीज और 3 जो और वैज्ञानिक थे 1900 के टाइम में, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए और उनका एक्सपेरिमेंट भी काफी ज्यादा सिमिलर थे किसके, इनके से। लेकिन उनके केस में जो उन्होंने मान लो मिराबिलस जलापा को यूज किया या ह्यूमन के ऊपर आरबीसी को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, या कई हनी बी को लेकर किया, किसी ने कई ज्यादा प्लांट को लेकर किया, किसी ने जो है एक बी होती है ना, जो ग्रीन कलर की जो घर में हाउस फ्लाई लेकर, ठीक है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट किए। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, तो वहां पर हर जगह डोमिनेंस वाला जो लॉ था वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है अदर केसेस में इन लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि जो डोमिनेंस ही है वो कंप्लीटली हो ही नहीं पाती, इसलिए उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर वो कंप्लीट डोमिनेंस होती, जो कि पाइसम सेटाइवम के केस में कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा था, जिसकी वजह से रेड आएगा या फिर व्हाइट ही आता, लेकिन यहाँ इनकम्प्लीट होने की वजह से वो कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया, हाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड जनरेशन थी उसमें कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया F1। सेम ऐसे कोडोमिनेंस में कैसा हो गया, कोडोमिनेंस में दोनों ही पावरफुल, दोनों ही डोमिनेंट, और उसमें
एक ने व्हाइट और एक का था रेड, तो रेड और व्हाइट दोनों हो गए, चितक भरा हो गया, यानी कि एक गाय थी व्हाइट कलर की और एक गाय थी रेड कलर की। तो नेक्स्ट जो उनकी जब उन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है, तो उनसे जो निकल के आई नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन की जो गाय थी वो कैसी हो गई, चितक भरी, व्हाइट भी है रेड भी है, दोनों तरह का कलर, दोनों ने अपने करेक्टर शो करने की कोशिश, डोमिनेंस तो थे लेकिन दोनों के दोनों लोग, ठीक है। तो इस तरीके का उनके में एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि उनका तीसरा लॉ था, वो क्या है कि द एलील्स, अभी मैंने एलील्स के बारे में बताया, एलील्स ऑफ अ ट्रेट, ठीक है ना, एलील्स ऑफ द ट्रेट और particulate entity which kept their identity in hybrid, ठीक है। यानी कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जब बात आती है तो उसमें F2 जनरेशन के बारे में, वो F2 जनरेशन को ज्यादा एक्सप्लेन करता है, यानी कि F2 जनरेशन में जो रिसेसिव ट्रेट थी जो कि अपना करेक्टर शो नहीं कर पाई F1 जनरेशन में, वो जब F2 जनरेशन में जाते हैं तो वो क्या करती है, वो सेग्रीगेट हो जाती है और वो अपना करेक्टर शो करती है उसी को लेकर, यानी कि वो जो ट्रेट थी, जो एलील था जो कि डोमिनेंट नहीं हो पाया, वो गायब नहीं हुआ, वो कहीं खत्म नहीं हुआ, वो क्या है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको क्या रखता है, वो बनाए रखता है, जो कि हाइब्रिड सेपरेट आउट एट द टाइम ऑफ द गैमेटोजेनेसिस रैंडमली पासिंग द डिफरेंट गैमीट्स फॉर द रैंडम पेयरिंग ड्यूरिंग द पास्ट टू ऑफस्प्रिंग। अब यहां पर क्या था कि रैंडमली जब अब उनका जो है सेपरेशन हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, तो जहां पर हाइब्रिड वाले केस में जो कैपिटल टी और स्मॉल टी था, जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये जो हाइब्रिड था इनका जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो एक तो आएगा कैपिटल टी और एक आएगा स्मॉल टी, हाइब्रिडाइजेशन जो गैमेटोजेनेसिस होने पर, तो ये गैमेटोजेनेसिस में ये जो कैपिटल टी है दूसरे वाले के साथ सेम ऐसे ही होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, दूसरा भी सेम टी और टी का करा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये या तो इसके साथ पेयर करेगा या फिर ये इसके साथ भी पेयर कर सकता है, किसी के भी साथ पेयर कर सकता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, द डिफरेंट गैमीट्स रैंडमली पेयर्ड ड्यूरिंग पासिंग थ्रू द ऑफस्प्रिंग, किसी के भी साथ रैंडमली क्रॉस हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बात ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो उसमें जो एलील्स है या जो ट्रेट के जो पेयर्स हैं, वो पेयर जब गैमेटोजेनेसिस में जो सेपरेट हुए कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसे, तो वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वो दूसरे वाले जो पेयर्स हैं उनके में से किसी के भी साथ क्या कर सकते हैं, क्रॉस करा सकते हैं, या किसी के भी साथ दोनों मिलकर करेक्टर शो करा सकते हैं, यानी कि आ सकते हैं साथ, किसी के भी साथ पेयर हो सकते हैं। पेयरिंग होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी हमेशा कैपिटल टी के साथ ही पेयर करेगा या कैपिटल टी सिर्फ स्मॉल टी के साथ ही पेयर करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वो रैंडमली किसी के भी साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो ये कहता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जो कि प्योरिटी ऑफ द गैमीट्स, ठीक है ना। तो जो गैमीट की जो प्योरिटी है वो प्रिंसिपल सेग्रीगेशन के बेस पर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में प्योर प्लांट लिया था, डार्क प्लांट लिया था, जो कि F1 जनरेशन में कैसा मिला, हमें हाइब्रिड मिला। उनकी जब सेल्फ ब्रीडिंग कराई गई तो बोथ आर टॉल और डॉर्फ हमें दोनों देखने को मिले। प्लांट फर्दर सेल्फ ब्रीडिंग कराई गई तो शो द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैसा मिला हमें, फिनोटिपिक, यानी कि उसमें 3:1 का रेशियो, यानी कि 70% जो प्लांट थे वो लगभग टॉल थे और 1% कैसे थे, डॉर्फ। 3:1 रेशियो में मिला। उनका जीनोटिपिक था, यानी कि देखने में ऐसा लग रहा था हमको कि ज्यादातर प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, और कुछ ही प्लांट जो है डॉर्फ, ठीक है, बाकी सब कैसे टॉल हैं। लेकिन सिंस गैमीट कैरीज ओनली वन फैक्टर और एन अ ट्रेट, दिस इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है, यानी कि जो या तो टॉल ही है या डॉर्फ है। उनके केस में बड़ा वो था ना, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला तो था ही नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस वाला केस अगर पाइसम सेटाइवम में होता तो ये बात कह पाना बड़ा मुश्किल होता, तब उनको और थोड़ी मुश्किलें होती, लेकिन या इस रिजल्ट पर भी आते। इनका रिजल्ट है कि जो प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है, यानी कि जो गैमीट्स का जो करेक्टर है वो फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये सेकंड जनरेशन में देखने को मिलता है, यानी कि उनकी जो प्योरिटी है वो बेकार नहीं हुई, खराब नहीं हुई, उसको ऐसा नहीं खराब कर दिया हो, ठीक है, उसको जो जीन है उस जीन का जो इंफॉर्मेशन है उसको बेकार नहीं, ऐसा नहीं कि फिर हम कोई और जनरेशन कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में जा रहे हैं तो उसमें जो करेक्टर है या जो उसका जो डॉर्फनेस थी वो खत्म ही होगी, अब कोई डॉर्फ ही नहीं पैदा हो रहा, ऐसा नहीं हुआ। उसकी जो इंफॉर्मेशन थी डॉर्फ की वो बरकरार थी।
लेकिन बस उस समय पर डोमिनेंट नहीं हो पाई F1 में, लेकिन F2 में जनरेट हो गई। ज्यादा नहीं हो पाई, जितने में हुई लेकिन सो हुई। तो टॉल लिया, हाइब्रिड F1 जनरेशन का हमने जब क्रॉस कराया तो मियोसिस हुई। मियोसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस की, अलग अलग हुए गैमीट्स, ठीक है, दो गैमीट्स अलग अलग हुए, उनका फिर हमने एक प्लस है यानी कि एक फीमेल एक मेल एक फीमेल है, ठीक है, तो उनके जो गैमीट्स है उनको अलग अलग किया, टी को अलग किया, स्मॉल टी को अलग किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी को, ठीक है। तो जो कैपिटल टी टी के साथ मिलेंगे वो टॉल, और जो छोटे के साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ मिलेंगे डॉर्फ, ठीक है। यहाँ पर टॉल आएगा, ठीक है ना, टॉल लिखा रहेगा, गलत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये यहाँ पर ये टॉल रहेगा, ठीक है ना, ये भी कैसा है टॉल, ये भी टॉल रहेगा, और ये कैसा रहेगा डॉर्फ रहेगा, ठीक है। चेंज कर लेना अपने में। और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो वो कैसा है 3:1, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा डिफरेंट है। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब है कि जेनेटिक लेवल पर ये दोनों तीनों जो हैं जो टॉल दिख रहे हैं, लेकिन जेनेटिक लेवल पर कैसे हैं, ये टॉल नहीं है, ठीक है। जो कि जेनेटिक लेवल पर टॉल ना दिखने की वजह से इनका जीनोटिपिक रेशियो डिफरेंट हो जाता है। ये एक जैसा दिखाई, ये अलग है बिल्कुल, ये अलग है, ये दोनों अलग है। तो जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक साथ 2 कर दिया, यानी कि ये जेनेटिक लेवल पर एक जैसे हैं और ये जेनेटिक लेवल पर अलग है। तो ये अकेला ही है तो 1 लिख दिया, ये भी अकेला है तो इसका भी 1 लिख दिया, ये 2 है जेनेटिक लेवल पर तो इसका 2 लिख दिया। तो 1:1, ठीक है ना, 1:1 जीनोटिपिक रेशियो रहेगा। ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसका फिनोटिपिक रेशियो है और ये जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, मोनो हाइब्रिड का। अगर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होता तो ये रेशियो चेंज हो जाता, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस ये वही है, फिर से दोबारा अलग कलर उसके साथ दिखाया है, येलो सीड के साथ दिखाया है कि एक येलो सीड था और एक ग्रीन सीड था। तो येलो और ग्रीन का जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो सेल्फ पॉलिनेशन में जब सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन की, तो किस तरीके से येलो वाले जो हैं कि प्योरली येलो 25% और हाइब्रिड भी येलो थे 25% और ग्रीन जो मिले हमें 25%, ठीक है। इस तरीके से ये जो है मेल्स में यानी कि ह्यूमंस में किस तरीके से काम करता है कि अनइन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड कैरियर मदर, यानी कि हाइब्रिड है, दोनों ही मदर और फादर, ठीक है। मदर और फादर कैसे है, कैरियर। मान लो कि कोई एक ऐसी बीमारी है जिसका वो कैरियर है, सपोज करिए कि कैरियर हैं हीमोफीलिया के अगर वो कैरियर है, फीमेल भी कैरियर है और मेल भी कैरियर, ठीक है, फादर भी कैरियर और फीमेल भी कैरियर है। तो उनका जो कैरियर है, ठीक है, अब वो करेक्टर किसके ऊपर है, कैरियर का मतलब है वो जो करेक्टर है, कैरियर वाला करेक्टर है, वो किसके ऊपर है, ये बहुत मायने रखता है। मान लो कि वो करेक्टर स्मॉल आर के ऊपर है, ठीक है, वो स्मॉल आर के ऊपर क्या है, वो है, इसको हम अलग इस तरीके से लिख देते हैं, इसको हमने इस तरीके से बनाते, ठीक है। यानी कि जहां जहां ये स्मॉल आर जाएगा, ठीक है, वहां पर कैसा जाएगा, वो इन्फेक्टेड होगा, और जहां पर कैपिटल आर रहेगा वहां पर वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो जब गैमेटोजेनेसिस हुई तो रैंडमली गैमेटोजेनेसिस हुई, सेग्रीगेशन हुआ, सेग्रीगेशन के बाद वो रैंडमली किसी के साथ पेयर किए, जब पेयर किए तो जब आर आर बनेगा वो कैसे होंगे, अनइन्फेक्टेड, ठीक है, और अनअफेक्टेड कैरियर। हाँ, और जो आर वाले के साथ आ रहा है वो कैसे होंगे, इफेक्टेड होंगे, यानी कि इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कैसा आ गया, आर आ गया, इसमें भी ये आ रहा है, और ये तो पूरी तरीके से डोमिनेंस है। तो ये कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। इसमें क्या होगा कि जो बीमारी सिर्फ ये कैसे थे, ये तो थे कैरियर, क्यों कैरियर थे, क्योंकि डोमिनेंसी वाले जीन में तो था ही नहीं, वो स्ट्रेट में नहीं था, रिसेसिव वाले में था, तो डोमिनेंस इसमें तो वो कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहेगा, ये तो कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहेगा, है ना, इसमें तो कोई इन्फेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन इसमें इन्फेक्शन है, लेकिन वो कैरियर बने, ये कैसे बने, ये कैरियर बने, लेकिन ये इफेक्टेड होगा, ये इन्फेक्टेड होगा, ठीक है, ये इन्फेक्टेड होगा और इसके अंदर हीमोफीलिया भी होगा, ठीक है, इसके अंदर हीमोफीलिया होगा। ये बात समझ में आ रही, इस तरीके से। फिर उसके बाद उन्होंने किया डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस पर उन्होंने क्रॉस किया। डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, जब 2 जीन्स के साथ कैसे इनहेरिटेंस होता है उस चीज को लेकर जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस रहता है, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखिए क्या होता है कि दीज क्रॉस आर द मेड स्टडी इन इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर ऑफ जीन, यानी कि जो मेंडेलियन फैक्टर का मतलब है कि जिसको वो जीन तब तो वो जान नहीं रहे थे, मेंडेलियन फैक्टर जिसका वर्ड यूज करते थे वो, कि वो मेंडेलियन फैक्टर 2 फैक्टर यानी कि 2 फैक्टर, 2 ट्रेट, 2 एलील जो कि आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर को लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, पहले मोनोहाइब्रिड के साथ उन्होंने कहा, फिर दूसरे डाईहाइब्रिड के साथ उन्होंने क्रॉस कराया, ट्राईहाइब्रिड के साथ भी क्रॉस कराया। तो ऐसे 3 करेक्टर को लेकर भी कराया, एक करेक्टर को लेकर, 2 करेक्टर को लेकर, 3 करेक्टर को लेकर क्रॉस कराया और उसके देखे कि क्या
रिजल्ट आते हैं। द फॉर एक्सप्लेनेशन एग्जांपल व्हेन द क्रॉस द मेड बिटवीन येलो राउंड रिंकल ग्रीन सीड प्लांट विद द ओनली येलो राउंड सीड सीन F1 जनरेशन। ठीक है, यानी कि इसमें एग्जांपल के लिए जिन्होंने लिया डायहाइब्रिड क्रॉस में येलो राउंड एक तो ये लिया, दूसरा जो प्लांट था वो रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ लिया, और उनका जब जो क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन उन्हें क्या मिला, येलो राउंड मिले। और जो हाइब्रिड जनरेशन मिली, हाइब्रिड जनरेशन कैसी मिली, येलो राउंड मिली। तो F2 जनरेशन 4 टाइप के मिले, 4 तरह के कॉम्बिनेशन मिले उसमें ऑब्जर्व हुए, यानी कि देखने को मिले। ठीक है, तो उन्होंने शेप लिया और कलर लिया, 2 करेक्टर लिए और 2 करेक्टर के उन्होंने अलग अलग एलीज को जो है F1 जनरेशन में क्रॉस कराया। यानी कि F1 जनरेशन पहले उनकी गेन की प्योरली कैसे लिए, येलो और ग्रीन और रिंकल्ड और राउंड के साथ। ठीक है, प्योरली उनको क्रॉस कराया और उस F1 जनरेशन में उन्हें कैसा मिला, हाइब्रिड जनरेशन उन्होंने गेन। हाइब्रिड जनरेशन कैसी थी, येलो राउंड रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, येलो राउंड और रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि प्योरली रिंकल्ड ग्रीन लिया और प्योरली येलो राउंड लिया, उनका क्रॉस कराकर उन्होंने हाइब्रिड जनरेशन F1 जनरेशन ली राउंड येलो, जो कि उनका जेनेटिक लेवल पर अगर देखा जाए तो उनके अंदर जो जीन था जेनेटिक फैक्टर था, मैंडेटरी फैक्टर था, वो अलग। ठीक है, जिसमें डोमिनेंस भी था और रिसेसिव भी। तो उनकी जब सेल्फिंग कराई, ठीक है, सेल्फिंग कराई राउंड येलो की, सेल्फिंग कराई F2 जनरेशन जब ली तो उसमें हमें ये रिजल्ट देखने को मिला। उनमें रिजल्ट क्या देखने को मिला कि उनका जब गैमेटोजेनेसिस कराते हैं, गैमेटोजेनेसिस कराएंगे राउंड येलो उसका येलो इसका, जब गैमेटोजेनेसिस कराएंगे R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, जब इसका गैमेटोजेनेसिस कराएंगे तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y, और सेम इस तरीके से गैमेटोजेनेसिस इधर करेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये इनका क्रॉस कराया जिसमें जो जनरेशन मिली शुरू F2 जनरेशन में हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमको प्लांट कैसे मिले, येलो राउंड, क्योंकि इसमें जो राउंड है और येलो है वो कैसा है, डोमिनेटेड है। और बाकी के हमको 1 2 और 3 कैसे मिले, रिंकल्ड येलो मिले हमें 3, और 3 हमको कैसे मिले, राउंड ग्रीन, और 1 हमको मिला है रिंकल्ड ग्रीन। 9 येलो राउंड, 3 ग्रीन राउंड और 3 येलो रिंकल्ड और 1 ग्रीन रिंकल्ड। ये F2 जनरेशन की हमें फाइंडिंग हुई। इस F2 जनरेशन का अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो क्या है, 9:3:3:1, 9:3:3:1, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। और इसका अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, जीनोटाइपिक रेशियो रहेगा डायहाइब्रिड क्रॉस का 2:1:2, 2:4:2, 1:1। आओ देखते हैं कैसे हैं। ये देखो, ये 1 है, ये अपना अकेला एक, इसके जैसा कोई दूसरा दिखाई दे रहा है नहीं। फिर हम दूसरे पे चलते हैं, Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R। क्या इस तरीके का कोई और है पूरे में, नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हमने दूसरे नंबर पर रख दिया 2। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं, कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। क्या इसके जैसा कोई और है जो कैपिटल Y के साथ आ रहा हो, है कैपिटल Y और कैपिटल Y? देखो नहीं दिख रहा, ये सिर्फ 2 ही हैं। ऐसे कैसे हैं, सिर्फ 2, तो इसका ये यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बाद इसको देखें तो स्मॉल y कैपिटल R, क्या इसके जैसा कोई और है, यानी कि इसके जैसा नहीं, तो यहाँ पर हम इसको इसकी जगह पर रख देते हैं। ये भी सिंगल है, तो इसको 1 लिख दिया, और फिर रेशियो ये जो थे हमने अभी जो निकाला था 2, ये 2। ठीक है, यानी कि हमने इसको भी कवर कर दिया, इसको कवर कर दिया, इसको कवर कर दिया, इसको कवर कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये चारों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे करके देखिए, चारों एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 4। अब देखो ध्यान से कि स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल R, और ये स्मॉल y कैपिटल R, ये एक जैसे है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और ये 3 एक जैसे हैं, ये 3 कैसे हैं, ये एक जैसे हैं, तो अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 3, और फिर रेशियो के बाद 2, और फिर रेशियो के बाद 1, ये सिंगल 1। ठीक है, ये 2 एक जैसे, ये रहे 2। ठीक है, और ये 3 एक जैसे, ये रहे 3, और ये सिंगल अकेला, ये हो गया इसका जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो किसके बेसिस पर है, येलो राउंड, ये देखो अलग कलर से कर देते हैं, येलो राउंड 9, फिर 3 कैसे है, ये देखो 3 रिंकल ग्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद 3 कैसे हैं, ये 3 बिल्कुल अलग है ना, नहीं ये तो ये हाँ, ये पूरा जो है
ये 9 का था, ये रहे 3, है ना। ये जो 3 है, ये 3 बिल्कुल अलग है। कैसे है? रिंकल्ड येलो और ये रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ये कैसे है? सिंगल है। क्लियर? तो ये फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो हमें किसमें देखने को मिला? हमें डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरीके से हमें ग्रेगर जॉन मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हमने और उनके लॉ को हमने यहाँ पर देखा। तो डायहाइब्रिड क्रॉस से और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकलने वाले जो इनके मेंडल के जो लॉ थे, 3 लॉ, जिसमें पहला लॉ था मेंडलियन फैक्टर, दूसरा था डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंसी और तीसरा था पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। हमने सेग्रीगेशन भी देखा कि जब F1 जनरेशन का जब हम मोनो डायहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उनके F2 जनरेशन में हमें सेग्रीगेशन भी देखने को मिला। जितने भी रिसेसिव थे वो सब कैसे हो गए? डोमिनेंट हो गए। आगे चल के उन्होंने अपना करैक्टर दिखाया, जैसे रिंकल्ड ने दिखाया और ग्रीन ने भी दिखाया। 3 ग्रीन हुए तो 3 ही उसमें रिंकल्ड भी हुए, तो और बाकी एक प्योरली कैसा हुआ? रिंकल्ड ग्रीन हुआ। तो वो जो सेग्रीगेट हुआ अलग से निकल कर आया। इस तरीके से पूरा हमारा मेंडेलियन के जितने भी लॉस थे हमने वो कवर किए। उनके हमने जो 7 कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बात की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में भी हमने इंट्रोडक्शनली देखा। उसको हम अलग से कवर करेंगे किसी दिन कंप्लीटली। उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को लेकर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और वो किस तरीके से जो डोमिनेंस है वो नहीं यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर मैंने बताया कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके बारे में हम जानेंगे डीएनए के बारे में जानेंगे और भी जेनेटिक्स की आगे की सारी चीजों को हम जानेंगे। जय हिंद। Come now, rise now, feel the fire in your soul. Move now, free now, let the rhythm make you whole.